सबसे पहले संदीप जी आपसे शुरुआत करेंगे। दरअसल चुनाव तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर। अब बात ये उठा रहा है विपक्ष कि वहां क्यों जा रहे हैं, इतना लड़ाई तो यहां थी। आपको क्या लग रहा है, आज से सीएम योगी ने शुरू की वाशिम में जनसभा की, उसकी साउंड बाइट मैंने सुनवाई, आपको बयान सुनवाया, अमरावती में सुनवाया, विदर्भ में खास तौर से रहे। उससे पहले ही पोस्टर लग गए थे उनको हिंदूवादी। क्या ध्रुवीकरण के लिए सीएम योगी को वहां लाया गया है महाराष्ट्र में? और आपको क्या लग रहा है वहां कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो सबको पता है कि ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है। इसमें कोई विश्लेषण करने की या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से योगी जी ने वो नारा दिया, वो नारा संघ से लेकर भाजपा तक सारे नेता उसको रिपीट करते रहे। तो जब संघ ने रिपीट कर दिया, इसका मतलब है कि भाजपा उसी लाइन को चलाएगी, क्योंकि संघ उसकी मात्र संस्था है और संघ ने उसको मान्यता दे दी है। तो जाहिर तौर पर ध्रुवीकरण की लाइन तो चलाई जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि देश में महाराष्ट्र ऐसा इकलौता स्टेट रहा जहां सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को, उत्तर प्रदेश के बाद यदि कोई नुकसान हुआ तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भाजपा 23 से सिमटकर 9 पर आ गई। तो जाहिर तौर पे एक खतरा पैदा हो गया भाजपा को कि अब तो कोई एक नई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली लाइन में जो नैरेटिव चला था या चलाया गया था कि जैसे जो आरक्षण का मुद्दा चला था, जाति का मुद्दा चला था, तो जाहिर तौर पर उसके काउंटर में सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि ध्रुवीकरण किया जाए। और योगी से बड़ा कोई चेहरा हो नहीं सकता। इस समय तो ये कहा जा रहा है कि योगी सबसे पॉपुलर है, मतलब यानी यूं कहे कि उनकी लाइन तो संघ ही नहीं, प्रधानमंत्री तक बोल दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि योगी की लाइन उससे ज्यादा बड़ी हो गई है और वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए इस समय। एक तो पहली बात ये। दूसरा, शुरुआत विदर्भ से क्यों की? उसकी वजह यह कि विदर्भ में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को यदि कहीं हुआ तो विदर्भ में ही हुआ। विदर्भ की सिर्फ एक नागपुर सीट छोड़ दे तो सारी सीटें भाजपा हार गई। और उनको अब लग रहा है कि विदर्भ में, चूंकि विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था, और विदर्भ गढ़ है नरेंद्र, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जो चेहरा है मुख्यमंत्री का भाजपा की तरफ से, वो वहां से आते। तो जाहिर तौर पर विदर्भ में बीजेपी का जोर है। और वाशिम और यवतमाल वो इलाका है जहाँ पिछले दिनों कुछ दिनों थोड़ा सा सामाजिक और धार्मिक तनाव भी हुआ था। तो एक तरीके से शुरुआत वहां से की गई जहां पर एक तनाव का मुद्दा बना था। तो मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको इसके दूसरे पहलू की तरफ ले चलता हूँ, यदि आप मुझे वक्त दे तो। वो ये जी जी। कि भाजपा को इसका फायदा होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा की राजनीति ध्रुवीकरण की है। तो उनको लगता है कि हिंदू एकजुट होंगे तो उसको वोट करेंगे। लेकिन उनके जो गठबंधन के सहयोगी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि दोनों सहयोगियों को वो अल्पसंख्यक का वोट चाहिए। यदि नहीं मिला तो दोनों की बहुत बुरा नुकसान होगा। आप समझिए, क्योंकि एनसीपी जो अजीत पवार की है, उनका एक बड़ा वोट बैंक, उनकी सना मलिक हो, चाहे हम ये बात कर ले, तो ये तमाम नवाब मलिक की बात कर लें, और जी जी। उनके कैंडिडेट करीब 12-13 कैंडिडेट उनके मुस्लिम कैंडिडेट। तो जाहिर तौर पर उनको तो बड़ा नुकसान हो रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज्यादा दिए हुए कहीं ना कहीं, तो उनको भी मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने मदरसा की जो तनख्वाह है अचानक आखिरी कैबिनेट में बढ़ा दी। तो उनको बिल्कुल लगा कि 3000। चुनाव में ये 12, क्योंकि महाराष्ट्र में समझिए 12 से 14% मुस्लिम वोट है, और खासतौर पे मुंबई और ये जो इलाका है मुंब्रा ठाणे जहाँ से सीएम आते हैं, यहाँ 15% तक मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट है। और महाराष्ट्र में मराठा, मुस्लिम और दलित पिछली बार एकजुट हुआ था, जिसका नुकसान भाजपा को दिखा था। मराठा के खिलाफ कोशिश की गई, लेकिन वो मराठा के जो नेता है जरांगे पाटिल, उन्होंने पांव अचानक पीछे खींच लिए। दलित पे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। तो जाहिर तौर पर फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। तो ये तो एक राजनीतिक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि इसका फायदा भाजपा को होगा। इसमें कोई ये कहे कि भाजपा को फायदा नहीं होगा तो गलत बात है। सहयोगी बेचारे परेशान हैं। नहीं संदीप जी, आपने बड़ी मार्के की बात कह दी कि बीजेपी जो 2019 में 105 जीत के आई थी, तो क्या, और जिस तरीके से 24 में बड़ा झटका उसको लगा, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में भी नहीं लगा। 23 से घट के अगर परसेंटेज वाइज देखें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा, और वहां वो इस उम्मीद में लगातार साथियों को तोड़ रहे, दोनों पार्टियों को तोड़ के अपने साथ मिलाया कि हम महाराष्ट्र मजबूत रखें और उसको तोड़ के लाएं, मतलब जीत के लाएं, 41 और 42 के आसपास ही रहें। लेकिन जिस तरीके से आपका जो ये एनालिसिस है, उसमें तो फिर बीजेपी पीछे रह जाएगी, क्योंकि इतनी सीटें लड़ नहीं रही है कि वो अकेले सरकार बना ले। और अगर ये मैसेज कन्वे हो गया
जो आप दूसरे काउंटर पार्ट के लिए कह रहे हैं, फिर तो बीजेपी दुविधा में फंस जाएगी। देखिए, बीजेपी तो चाहती है कि उसके दोनों काउंटर पार्ट कमजोर रहें। पिछली बार मजबूरी में साथ लिया, मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया, तो भाजपा को लगता है कि दोनों काउंटर पार्ट कंट्रोल में रहें, बड़े मतलब बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए उनको सीटें भी कम दी गई। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को 87 सीट दी गई दिखाने की, लेकिन उसमें से 15 सीटें वो हैं जो भाजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। चाइना एनसी जैसे उम्मीदवार जो भाजपा की प्रवक्ता है, वो एकनाथ शिंदे के उस पे बैनर पे लड़ रही है, तो 15 सीटें भाजपा ने वहां से भी ले ली। यहाँ तक कि अजीत पवार के साथ लोकसभा में यही किया था, उनको 5 सीटें दी, 4 उम्मीदवार भाजपा के थे, बेचारे वो अकेले एक उम्मीदवार अपनी पत्नी को लड़ाए, वो भी हार गई। तो एक तरीके से भाजपा ने तो वहां भी सेंध लगा दी। अभी फिर उनको 52 सीटें दी गई हैं, 52 सीटें, लेकिन उसमें भी भाजपा कुछ लोगों को एडजस्ट किया गया। तो भाजपा का खेल तो साफ है। देखिए, वो 100% भाजपा, ये उनका नारा है, उनको जरूरत है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बने, संघ का मुख्यालय है, महाराष्ट्र देश का एक बड़ा पैसे वाला राज्य है, बड़ा संपन्न राज्य है। महाराष्ट्र से हर पूरे देश के तमाम लोग जुड़े होते हैं, मैसेज जाता है। तो महाराष्ट्र में भाजपा तो चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने। अलग बात है कि बोल नहीं पा रहे, तो अब बोल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा कुछ तो करे कि अपने आप को मजबूत करे, ठीक, वो अपने आप को मजबूत करे। ठीक है संदीप जी, मैं दूसरे राउंड में आप पास आता हूं कि कहां पर खड़े हैं दोनों, अगर महाविकास अघाड़ी की और महायुति की बात करूं। राघवेंद्र जी, सीधे मैं आप पास आता हूं। संदीप जी ने जो एनालिसिस दी वो आपने सुनी। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की ये 9 सीटें बहुत जरूरी थी, और आपके जो सबसे चमकदार चेहरा कहें उस पे यहां पर कम जोर देकर, क्योंकि महाराष्ट्र ज्यादा जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए, तो वहां उनकी छवि बनाई जा रही। और आप देखिए, झारखंड में भी अगर भाषण दे रहे हैं तो कांवड़ यात्रा की कल बात कर रहे हैं, और यूपी का नाम जरूर ले रहे हैं कि मथुरा में और मेरठ में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हम स्वागत कर रहे हैं। आज जब महाराष्ट्र में थे तो आगरा के ताजमहल की और मुगल संग्रहालय की बात कर कर वो कनेक्ट वहां भी कर रहे हैं। तो इस समय क्या टोटा पड़ गया है भाजपा में नेताओं का, जो क्राउड पुलर पीएम के बाद, पीएम मोदी के बाद मैं मान रहा हूं, उस और कोई नहीं, मतलब आप पास महाराष्ट्र के नेता वहां देवेंद्र फडणवीस हैं, आशीष शेलार है मुंबई कांग्रेस के, कई नेता हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का कभी टोटा नहीं पड़ा है। हर राज्य में हमारी संगठन बहुत मजबूत है, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार की बात, आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में माननीय योगी जी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों चरम शिखर पर है, बहुत बेहतर है। तो क्यों ना उनका हम लोग लाभ लेंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम करके दिखाया हुआ है भाई। 40 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ऐसी है जो पलट के आई हुई है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 40 केंद्रीय योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अव्वल चल रहा है। हम लोगों ने देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सबसे ज्यादा मेट्रो चलाई है, सबसे ज्यादा अस्पताल बनाए हैं। तो क्यों ना उसका लाभ हम लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम दिखाकर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐसा काम किया, ये सब कर रहे हैं, मगर उसको हम लोग भुनाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में रोकूंगा, कहीं भी काम की चर्चा कम, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसी के आसपास है। चुनावी भाषण आप देख लीजिए, उसी के आसपास है। अगर 15-20 मिनट का एक, सुनिए, 15-20 मिनट का एक भाषण हो रहा है उनका, तो उसमें साफ तौर से आप देख लेंगे 60% इसी बात को आगे बढ़ते हुए, हाँ योजनाओं की वो बात करते हैं, केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं जिसका फायदा पहुंचा है, लेकिन शायद इस पर बात कहीं नहीं इतनी हो रही है। और विपक्ष भी, अब मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे कि बटोगे तो कटोगे नारे से ही अब बीजेपी को आगे जीत मिलनी है, ये उसका पूरे देश में एक नारा यही चलेगा चुनावी राज्यों में? देखिए पुष्कर जी, व्यवहारिक बात ये होती है, नारे तब चलते हैं जब चेहरे की विश्वसनीयता होती है। समाजवादी पार्टी लंबे लंबे नारे लेकर के आई है, लंबे समय तक एमवाई नारे के आधार पर राजनीति करती रही है। कब दोबारा सरकार इनकी पलट के आई? पीडीए के आधार पर राजनीति करती रही है, उसका विश्लेषण अभी तक बेचारे नहीं कर पाए। 27 के सत्ताधीश अभी चली थी, उसकी हवा निकल गई है।
इस प्रकार से नारे की विश्वसनीयता चेहरे के ऊपर होती है। योगी आदित्यनाथ जी जो बात कहते हैं, देश और प्रदेश उसको गंभीरता से लेता है और सुनता है। ये बताइए, अंग्रेज लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल पर राजनीति करते रहे, बांटो और राज्य करोगे राजनीति करते रहे। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इससे मिलती जुलती कोई बात कह दी और समाजवादी पार्टी और अन्य के सीनों में दर्द होने लगा, हम लोगों ने अपने वोट बैंक को एकत्रित करने की बात कही, ये लोग मातम मनाने लगे, तो इसमें हमारा क्या वो दोष है? मातम का मना रहे बातें- हैं? वो तो कह रहे हैं ना मातम तो मना ही पीडीए रहे हैं। बटेगा ना कटेगा, जीत क्या आएगा। वो तो कह रहे हैं अरे ना वो तो समय बताएगा भाई पुष्कर जी, वो चीज तो समय बताएगी। लेकिन हम लोग जो है केंद्र की योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र झारखंड में प्रचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगे।